नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो है नेट की इकाई 7 हिंदी कहानी। उसके अंतर्गत दोस्तों ये दूसरी कहानी है, राजेंद्र वाला घोष जी की ही दूसरी कहानी है, धुलाई वाली। पहली कहानी हम करा चुके हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें। और अब इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे हम आपको। तो इसकी लेखिका है राजेंद्र वाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से साहित्य लेखन करती हैं। और प्रकाशन की बात करेंगे दोस्तों, और किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई कहानी, तो 1907 में दोस्तों सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कहानी के पात्रों के बारे में। हम आपको बता देते हैं। तो पात्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले बंसीधर, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, इलाहाबाद का रहने वाला है, ससुराल बनारस यानी काशी में है दोस्तों। और वह एक सतर्क बुद्धि वाला तथा उत्साही व्यक्ति है। दूसरा इसमें पात्र है दोस्तों जानकी देवी, जो कि बंसीधर की पत्नी है और वो एक सामान्य गृहस्थ महिला है, और यह कहानी के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। तीसरा इसमें पात्र है दोस्तों नवल किशोर, जो कि बंसीधर का ममेरा भाई है और हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व उसका है। और दोस्तों पूरी कहानी में सिर्फ उसका नाम ज़्यादा उसके बारे में बातें की जाती हैं और नाम ही होता है। हकीकत में नवल किशोर की भूमिका बहुत छोटी है, बट पूरे कहानी में नाम उसका बार बार लिया जाता है। सीता, जो कि बंसीधर की साली है, और अन्य पात्र में बंसीधर की सास, बंसीधर का साला, इक्के बाला, रेलगाड़ी और रेलगाड़ी के यात्री, ये रेलगाड़ी के यात्री पात्रों में आएंगे। ये कुछ और अन्य पात्र हैं, कुछ महिलाएं हैं, रेल यात्री हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कि इस कहानी की महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण कथन क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातें इसके लिए। धुलाई वाली कहानी में धुलाई का अर्थ दोस्तों रजाई से है, और रजाई का अर्थ होता है दो परतों वाली, अर्थात ओढ़नी, जो हम रजाई ओढ़ते हैं दोस्तों, उस यहाँ पर धुलाई का मतलब इससे है। तो धुलाई वाली कहानी का दोस्तों स्थान का, जो जहाँ से कहानी शुरू होती है, तो वो दोस्तों काशी का दशाव मेघ घाट है दोस्तों, जहाँ से कहानी इसका प्रारंभ होता है। और राजेंद्र वाला घोष की ये पहली मौलिक हिंदी कहानी है दोस्तों। और उससे पहले उन्होंने कहानी जो है वो बंगला से अनुवादित की थी। तो इसलिए जो इनकी हिंदी की मौलिक कहानी पहली यही है। और आगे इसके बाद कहानी में जिन घटनाओं और परिस्थितियों और मानसिकता का चित्रण किया गया वो दोस्तों तत्कालीन समाज पर आधारित है। कहानी में देसी धोती व विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे पर व्यंग भी किया गया है। कहानी में नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। और दोस्तों, और ये हमारा संपर्क सूत्र है दोस्तों। अगर आप हमारी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तैयारी के लिए, तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों कहानी का सार, आपको पूरी कहानी, संपूर्ण कहानी का सार आपको सुनाएंगे। धुलाई वाली 1907 बंग महिला की ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई दोस्तों। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्याग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती, और दूसरे में सुरती की गोलियों को डिब्बियाँ और सोने की पुड़िया भी थी। और उस समय में दिन के करीब 11 बज रहे थे। गदौलिया की बाईं तरफ की जो गली है, गदौलिया दोस्तों एक क्षेत्र का नाम है, ये गदौलिया का एक तरह से किसी कॉलोनी का नाम है दोस्तों। गदौलिया की बाईं तरफ से गली है, और उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर उस पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आकर खड़ी हुई। उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई, और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हमको लोगों तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित हुई और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? आज क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा भी था जो सवेरे भैया कह देते, तुम तो जानती हो, मुंह से कह दिया बस छुट्टी हो गई। अरे लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता ना आपको। आज तो किसी सूरत में नहीं जाना हो सकता। तो दोस्तों ये कहानी है
ये अपनी ससुराल में आए हुए हैं बंसीधर और अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब आज ही जाना पड़ेगा। और अचानक दिए गए इस बोलने के कारण तो अवश्य ही उनकी पत्नी को थोड़ा आश्चर्य होता है। और वैसी बात यहाँ पर दोस्तों दिखाई लाई गई है इस कहानी में। तुम आज कहते हो कहती हो हमें तो अभी जाना है, तुम आज की बात कर रहे हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे में अपनी नई बहू को सीधा ला रहे हैं और हमें उन्हें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद जाएंगे। उनका तार मुझे घर से मिलते ही मिला, इसी में झट से नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है बांध ठूस लो, बांध बूंद लो, घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही से। तो दोस्तों यहाँ उनको कल जाना था बंसीधर को, तो वो एक दिन पहले उनके ये नवल किशोर जो है मौसेरे भाई होते हैं, उनकी खबर सुन करके वो एक दिन पहले चलने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम ट्रेन में ही मिलेंगे। हाँ ये बात है, नवल जो चाहेंगे करवाएं, है ना, हम एक ही गाड़ी में जाएं, ये दोस्ती से बट्टा लग जाएगा आपका। अरे अब तो किसी तरह रुको गई नहीं, तो हमें पता है ज़रूरी अब तो साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? अरे उसकी हंसी से और किससे। तो दोस्तों यहाँ नवल किशोर की जो पत्नी है वो कहती है कि उसकी बातों से मेरे नाक में दम आ जाएगी, मतलब मैं परेशान हो जाऊँगी। और क्यों हो जाएगी? वो कहती है उसकी हंसी से। किससे से? हंसी ठट्टा की राह में अच्छी लगती है, और उसका मतलब ये नहीं कि कभी भी करने लग जाओ। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में अजाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। भाभी जी ने बात उड़ा दी सही, वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। खैर बस इसी में उनके साथ नहीं जाना चाहती, नवल किशोर जी कहते हैं, सॉरी बंसीधर जी कहते हैं। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि वे बेचारी कभी रोटी तक को तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। थोड़ा सा व्यंग करते हुए दोस्तों। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। तो दोस्तों उनको पता है कि जब लड़की घर से जाती है तो रोना होता ही होता है, तो दोस्तों कह रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी कि बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल और स्त्री के विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साल है, साली सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल है। देखें दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। ठीक है, हमारे यहाँ दोस्तों कहावत है एक जिस्म दो जान, और ये इन्होंने कहा है दोनों एक जान दो कालिब। तो उसी दिन कहावत है दोस्तों ये, उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती रोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी रोती रोती तैयार होने लगी और कोई चीज़ भूल जाने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लाने को कौन जाए। ससुराल वालों की व्यवस्था तो अब आगे की सी नहीं थी। 2-4 नौकर चाकर हम समय बने रहे। सीता के बाप रहने के कारण काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकर के सिवाय और 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, एक मतलब कहावत है दोस्तों, ये कहारिन का मतलब एक कहावत है, छूछे को कौन पूछे, यानी कि साधारण व्यक्ति को बिना पैसे वाले को कौन पूछे। तो इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछवाने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी लेकर आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले नहीं तुम रुको, तकलीफ मत करो, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले ही घर की स्त्रियों की बैठने लायक नहीं होगी, क्योंकि एक तो ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पुराए पुरुष के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही ला कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तो बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही है, पहुँचने से काम कुछ। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो दोस्तों पैसे की तंगी यहाँ पर दिखाई गई है, एक मध्यम परिवार की पैसे की अहमियत को दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है इस कहानी में। तो बंसीधर इक्का ले आते और कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। असबाब मतलब सामान दोस्तों। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी और वह अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ कुछ ही समय की स्थिर रहता है। फिर जैसे जैसे रास्ता निकलता गया और वैसे वैसे जानकी की
रुलाई भी कम होती गई और सिकरौल के स्टेशन पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पहुँच लिए और वो रोना उनका बंद हो गया। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे, अचानक बंसीधर की नज़र उनकी धोती पर पड़ी और बोले, अरे एक बात तो हम भूल ही गए। कहकर पछताए से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहना था, सो भूल कर बिलायती पहने आए। नवल कट्टा स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाएंगे, बिना रहेंगे नहीं। बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने में दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो अपने देश में ही ना। तो बहुत ही सुंदर दोस्तों यहाँ पर लेखिका ने बात की है और ये जो पंक्ति है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यही मैं जो आपको बताया था, देसी और विलायती के माध्यम, देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पहनावे को किया। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ जो मैं लाइन कर रहा हूँ, ये तीनों पंक्तियाँ चारों पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे, इतने में स्टेशन के कुलियों ने आगेरा बंसीधर कुली करके चले। इतने में केवाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के पास तो दौड़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं दौड़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप होगा। इक्के की सवारी, दौड़े दर्जे का मतलब दोस्तों अच्छी सुपर क्लासेस की टिकट। तो इक्के वाला चुप हो गया। इतनी इक्की की सवारी देखकर इसमें कहा, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं चला। बंसीधर फिर गाड़ियों में दोहराते गए, तेहरा गए। भीतर घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि तुमने तो वैसी चिट्ठी लिखी, ना आ पाया ना और मुझे उल्लू बनाया। अच्छा कहेंगे जाएंगे कहाँ? पेट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने मारने लगेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर छटक गए और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बैठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया क्या? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का ही था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाली मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसमें सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी के स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेंटराम की शिकायत शुरू हो गई और उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचने से अभी देरी है। चलने के झंझट में इस अच्छी तरह उनकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ दिया था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे में हाथ मुँह धोकर खोचले वाले से बोले, थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ मिठाई लेकर निराले में बैठ गए। आपसे उन्हें ठिकाने पहुँचाया और पीछे से जानकी की सुध आई तो सोचा कि पूछ लूँ, तब मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती है। वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय दौड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर की तो बात है, कौन बखेड़ा करा करे। तो बंसीधर अपने कमरे में बैठे। 2-4 और मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के जो जान पड़ते थे। अधिक सभ्य लोग कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरों में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इतने संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे। 1 2 3 तीसरी घंटी बजी और तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो सही हो ही गया। अब उसकी किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। भाई ट्रेन तो चलने लग जाती है, थोड़ा रुकेगी, उसे क्या पता। तो प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर की ओर देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण महिलाएं, स्त्रियां भी थीं, यानी कि बूढ़ी औरतें। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मईन तो नहीं
आइले ना हो देखो रोबल का करे थई। दोस्तों यहाँ पर उनकी ये ग्रामीण जो कि दोस्तों ग्रामीण शुद्ध ग्रामीण भाषा दिखाई है। पता नहीं बंगाली है या भोजपुरी में पहचान नहीं पड़ रहा, तो थोड़ी टिपिकल भाषा है। शब्द मैं आगे पीछे बोल जाऊँ तो समझ जाना। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा होई, पहली दूर वही ई जाननी गाड़ी टेढ़े हैं। दूसरी तो भूलो तो काहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरू बेटा? मिर्ज़ापुरी चढ़ी हो ने? उसके जवाब में उसे जो सो वह सुन ही नहीं सकी, उनकी भाषा उसको समझ में नहीं आई होगी। तब पहली बोली, हट हम पूछला, हम न कहाँ कहाँ उतरबो, आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव होई गोईबा? पहली, अरे नहीं जान जान लू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाय जला जाला। दूसरी, भला प्रयाग ही काहे न जनीत, ले कहीं लेना ही, तोरे पंच के धर्म में 4 दाई न्याय चुकी हैं, एहो तो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तन तउन तोरे काशी की नाई गई रे। तो पहली, आवे जाए कि सो होते जाए बल्टे बाटे ने कुछ फुल साहित्य को बेचारे विपत में पवड़ बाट ली। ये हम पंचायत राजघाट टिकट का करसौली मंगल के सराय उतरे ही, होने दिन चढ़ लिया। दूसरी, ऐसे ही एकदम हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही, दकोने टिस्निया ऊपर उतर का मालिकवा उतरे हैं कि जुतैया गाड़ी खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया है, ये साहब गड़िया खाड़ी करो, गड़िया खाड़ी करो, ये साहब गड़िया खाड़ी करो। अब ट्रेन कहाँ रुकने लगी। खैर ये महरुरबा बड़ी उजवा कर रहकल, भला केहू के चिल्लाए में रेलू कहूँ खड़ी होती है। इसकी इस बात को कुल कमरे वाले हंस पड़े और जितने पुरुष स्त्री थे सभी एक अनोखी बात कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगे। बातचीत में बीच बीच में अकेली अबल की अपला स्थिति की दुख प्रकट करती रहे। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिया पाले व्याय नहीं, ये साहेबा सुनी तो कलकत्ते ताई में मसूलिया ले, अरे इहो हो नहीं कि दूर के आवत रहे लेना, फरागत के बदले उतर लेना। चौथी, हम तो इसके संख्या आदमी के देखा भी नहीं कही, तीसरी, हम देखल रही, मजे क्यों टोपी देले रहने की। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे, मैं भी ऊब उठा हूँ। तो तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक के उन्हें और जरा भी डरा भी रही हो, जरूर इलाहाबाद तार आया होगा और दूसरी गाड़ी में वहीं पहुँच जाएंगे। मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं, तो जो होगा ऐसा होगा तो दूसरी गाड़ी का तक स्टेशन पर ठहर जाऊँगा। तुम लोगों को यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको किला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम होगा हो जाएगा तो हम इनके ठहरने का स्थान भी ढूंढ लेंगे। खैर बंसीधर इन बातों से उन स्त्रियों की बाग धारा दूसरी ओर बहती चली गई। हाँ, यह सब बात तो आप भली कही नहीं भैया, हम पंचे कहे के केहू सु कहू कही, अरे एक के एक करत न बाए, जो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। दोस्तों कोई कोई बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए, क्यों ना सह मैं नहीं बतला सकी। उस गाड़ी में जितने पुरुष थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ताक देती थी। सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे, क्या बात है, देखने में तो ये भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं लग रहा। खैर गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने लगी और बंसीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक ठहरना पड़ेगा और उससे कोई भी न आया तो क्या करूँगा। खैर जो भी ये गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उस अशिक्षित स्त्रियों ने भी मुँह खोला कि भैया को केहू बिना टिकट के आवत हुई को ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरा रुके तो बैठा दिए और ऊपर अपुआ तन टिकट लेके चल दिए। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात के बंसीधर उसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएगी। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरना तो बंसीधर से बदला ले बिना नहीं देता।
बंसीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतारना था। उन्होंने कहा कि उनको भी वो संग उतार लो। फिर बुढ़िया के उस स्त्री के पास बैठाकर आप वो जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने लगे, पर बोली, अरे भाई, अरे जाने भी दो ना, किस बखेड़े में पड़ रहे हो। पर बंसीधर नहीं माने। जानकी को, उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हो गया, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट थी। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गए, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साहित्य में घर में से निकले हैं कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते ही जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू उन स्त्रियों को कहाँ ले गई, तू इस स्त्रियों को कहाँ ले गई। इतना कहना था कि दुलाई ने से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, यह तो कहे कि तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं दौड़े दौड़े से ऊपर वाले बेंच पर लेटे हुआ तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया था, तो तुमने देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर क्या, थोड़ी देर और देख ले करते करते नौबत आ पहुँची कि अच्छा, अब चलो, जो हुआ सो हुआ, माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़ी प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणमान के संग पहले ही बार रेल में आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, किस बात का था। नहीं जी, डर किस बात का था, तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या हुआ, मैं थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी है। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने में छुट्टी मिली, बंग महिला। और दोस्तों, मुझे भी आपको ये कहानी सुना करके छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं तो आपको और बहुत सारी कहानी सुनाता रहूँगा और बहुत सारे आपको फिर नोट्स बना कर देता रहूँगा। दोस्तों, मेरी छुट्टी तो संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की कहानी, और बहुत ही सुंदर कहानी दोस्तों। थोड़ी व्यंग्यात्मक कहानी है, सुंदर कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आशा करते हैं कि सभी लोग टिप्पणी ज़रूर करेंगे, बताएंगे कि जो हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं वो आपको कैसी लगी। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी भी हमारे हिंदी विषय से किसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।